हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फाइनली वो सीरीज जिसका आपको बहुत इंतजार था, खासकर उन बच्चों को जिनको थोड़ा फास्ट सिलेबस या कहीं बैकलॉग हो गया है। माइंड मैप सीरीज को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो बच्चे बना सकते हैं। इस सीरीज में आपको सब कुछ कराया जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि यार मैं सर खुद से रिवाइज नहीं कर पाता, तो बेटा इस सीरीज का नाम याद रखना। क्या है नाम? माइंड मैप सीरीज। सर मोल निकालते कैसे हैं किसी भी आदमी का? सर मास ऑफ एक एटम आ गया, ये फॉर्मूला कभी सॉलिड लिक्विड के लिए मत यूज कर देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? इस सीरीज को ना बेटा अभी सितंबर से लेके टिल योर एग्जाम इसको बार बार आपको एज ए पॉडकास्ट सुनना है। इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब लोग? फाइनली वो सीरीज जिसका आपको बहुत इंतजार था, खासकर उन बच्चों को जिनको थोड़ा फास्ट सिलेबस या कहीं बैकलॉग हो गया है, या खासकर इस सीरीज को माइंड मैप सीरीज को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो बच्चे बना सकते हैं जो क्लास 12th में है, जिनका अगले साल बोर्ड का ही पेपर है और 11th भी रिवाइज करना है, 12th भी बैलेंस करना है। सबसे मोस्ट बेनिफिशियरी जो सबसे ज्यादा आने वाले वो क्लास 12th के बच्चे। तो खासकर इस सीरीज को स्ट्रिक्टली मतलब बोलते ना स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। इस सीरीज में आपको सब कुछ कराया जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। बस इसके बाद होमवर्क यही होगा कि भैया आपको क्वेश्चंस करने हैं। यकीन बैच के या ड्रॉपर बैच के जो बच्चे हैं वो लोग इस सीरीज को और ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा यूज कर सकते हैं जब आप इसको लगातार, जब भी आपको लगता हो कि यार मैं सर खुद से रिवाइज नहीं कर पाता, सर मैं खुद से करने जाता हूं तो 10 लेक्चर में कराया आपने या 12 लेक्चर में कराया तो ऑब्वियस है नोटबुक बहुत बड़ी हो गई है, कैसे रिवाइज करूं? तो बेटा इस सीरीज का नाम याद रखना। क्या है नाम? माइंड मैप सीरीज। क्लास 11th के वो बच्चे जिनको लगता है कि मैं पुराना चैप्टर कैसे रिवाइज करूंगा, मुझसे तो मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो ही नहीं पाता, मैंने तो साइंस ली थी। हाँ, तो उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर 1 घंटे से मैक्सिमम 2 घंटे में फिनिश करा दिया जाएगा। अगर आप रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको हाथ पकड़ के पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन होगा तभी होगा जब आप इसके ऊपर बैठे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस अब आपकी, यहां जो माइंड मैप सीरीज होने वाली है इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे, आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अच्छा, दूसरी बात, चलो ये तो हो गया कि सीरीज को फॉलो क्यों करना है। और एक चीज और, इस सीरीज को ना बेटा अभी सितंबर से लेके टिल योर एग्जाम इसको बार बार आपको एज ए पॉडकास्ट सुनना है। बेटा गाने जैसे सुनते हो ना वैसे ही लगा लो और मूल कॉन्सेप्ट पूरा एकदम, हाँ बहती हवा सा हूं मैं ऐसे करे गाना जो चलता है वैसे ही आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहता हुआ दिखेगा। आप उस गंगा में डूबो और अपना रिजल्ट लेके चले जाओ, ठीक है ना। इसको रिजल्ट तक एकदम अपने एग्जाम डे तक आप बार बार सुन सकते हो। इतनी बार सुन लो आपको पता चल जाए कि अरे यार ये चीज है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। सोचो इससे बेहतरीन क्या होगा कि आपको 1 से 1.5 घंटे में हर एक चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है। तो बस इस सीरीज का बहुत फायदा उठाने के लिए आपको यही काम करना है, जितना हो सकता है इस सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। नोटबुक बनाना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, मैं जिन लोगों की राइटिंग अच्छी है या जो लोग वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो लोग वीडियो पॉज कर करके लिख लेंगे। जो लोगों को लगता है नहीं ऐसा मेरे पास नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, पीडब्ल्यू ऐप में जाइए, ये सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। आप उस सीरीज को आराम से एक एक करके सारे कुछ मतलब एक एक चीज आराम से बताते जाइए, ठीक है ना। चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए अगर लगता है, और स्मार्ट बनना चाहते हैं, हर एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं भूलनी है, वो है आपकी अपनी मंजिल। आपको ही पता है कि नीट 2025 हो चाहे 2026 हो, कोई भी आपका टारगेट हो, वो भूलना नहीं है। उसमें हमें अपना बेस्ट देना है, और वो बेस्ट की शुरुआत कहां से होती है? आपसे होती है। जब बेस्ट सोचते हो ना कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगा, तो वो शुरुआत आप ही से होती है। हम टीचर्स तो बस आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सीरीज आपको हेल्प कर सकती है। आपको एक चैप्टर में जहां आप पीछे होंगे वहां आपको आगे लाके खड़ा कर देगी, लेकिन सर आप खुद की हेल्प खुद करेंगे। आपको ये सीरीज अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि आज पहला दिन है और सर मैं तो पूरा अच्छे से फॉलो करूंगा। पहले दिन तो सर मूल कॉन्सेप्ट में तो सब फॉलो करूंगा। 10 लेक्चर के बाद जब आते हैं तो हमें दिखता है कि बच्चे नहीं यार उतनी कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। तो आप इस सीरीज का एकदम रिमाइंडर लगा लीजिए, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए एकदम मस्त पॉडकास्ट की तरह, और टिल योर सिलेक्शन सुनते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज में। आज हमारा पहला चैप्टर है, वन शॉट में हम जो करने वाले हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसका दूसरा नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसी चैप्टर को आप लोग कहीं पढ़ेंगे तो इसको यही बोला जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट नाम से
से बोला जाएगा। तो बस आ जाइए, शुरू करते हैं इस सीरीज को। क्या क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, तो भैया इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, तो इस टॉपिक में सबसे पहली चीज हम लोग सबसे बेसिक सी कहानी से स्टार्ट करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद जाएंगे तो मोल्स की बातें करेंगे, मोल एंड इट्स कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस होंगी, मोल होगी उसकी कैलकुलेशंस होंगी। और अगर मैं इस चैप्टर को देखूं तो यहां पर कुछ स्टोइक्योमेट्री होगी, स्टोइक्योमेट्री होगी, स्टोइक्योमेट्री होगी, और जो छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी की हैं, और साथ साथ में जैसे और भी चीजें होंगी बीच बीच में, बट एक मेजर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो बीच बीच में आएंगी। ठीक है, अब जैसे कोई बोले सर आपने लॉज नहीं लिखा, सब आएगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, आपको सब कुछ मिलेगा। बस ये मेजर 4 टॉपिक्स हैं जिसमें ये पूरा चैप्टर डिवाइड होगा। मेजर ये 4 टॉपिक्स हैं जिसमें पूरा चैप्टर डिवाइड होगा। तो बस भैया दिमाग की बत्ती एकदम खोल दीजिए, जला लीजिए कि भैया अब पढ़ना चालू करते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है जिससे मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन इन नीट, ये आपको 2 क्वेश्चन नीट में मिलने श्योर हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस सीरीज को ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिएगा बस जाके PYQs लगा लीजिए। और जो भी आपको भी टाइम है, अगर हम लोग बात करें तो अभी आपके पास टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, तो आप जितना ज्यादा चाहें उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए। 2 क्वेश्चन ये चैप्टर अभी के अभी करके देगा आपको, तो कोशिश कीजिएगा आप सब लोग कि इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, साथ साथ में शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहली बात हम लोग सबसे बेसिक सी चीज से शुरुआत करते हैं। मैटर क्या होता है सर? इस क्लास को, इस चैप्टर को एनसीईआरटी में देखेंगे, सबसे बेसिक से चीज से शुरुआत होती है। मैटर जिसके पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए या शेप होना चाहिए, और दूसरा उसके पास मास होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, वो मैटर कहलाएगा। कोई भी क्वांटिटी इसके मास है और अपना वॉल्यूम है, उसी को मैटर बोलते हैं। मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन हम 2 पार्ट में कर देते हैं। एक हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो आता है दैट इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, केमिस्ट्री में जब भी फिजिकल की बात की जाए, मतलब जो आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेजर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। गैस के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफाइन होगा। और सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए 2 टर्म होते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 2 टर्म होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा, जो लोग नहीं जानते प्लीज यहां साइड में लिख लीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या करता है सर? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। ये 2 लोगों को क्या करने की कोशिश करता है? साथ साथ रखने की कोशिश करता है। ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स टुगेदर। अगर मैं बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब आपका सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन इसी के अपोजिट एक बंदा और आता है जिसका नाम होता है थर्मल एनर्जी। जिसका नाम होता है थर्मल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा थर्मल एनर्जी को, ध्यान से देखिएगा थर्मल एनर्जी को, जिसको शॉर्टकट में हम लोग TE लिख देंगे, थर्मल एनर्जी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कोई बोले कि सर इतना शॉर्टकट में, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा, अभी आप वही बोल रहा हो ना, अब आपको चैप्टर कैसा चाहिए? एकदम क्रिस्पी, तो भैया एकदम छोटे छोटे में सब कुछ शॉर्ट नोट्स यहीं पे बन जाएंगे। थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। किसी मैटर के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण जो एनर्जी होती है, मतलब इसमें पार्टिकल्स क्या रहेंगे? ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल्स अपार्ट,
ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल्स अपार्ट, ये दूर दूर रखने की कोशिश करेगा, ये दूर दूर, क्योंकि ऑब्वियस है ये चाहता है कि आपके मॉलिक्यूल्स कहां चले जाए, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाए, मतलब आपके पार्टिकल्स मोशन में रहे, इसीलिए थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। सर गैस के केस में देखोगे तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स मोशन में ज्यादा होते हैं, इसीलिए थर्मल एनर्जी जो होती है उनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैस अगर डिफाइन करना हो तो गैस स्टेट कैसे डिफाइन होगा, जहां पर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सर, और सॉलिड की बात करें तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। देख लो, सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, और यहां पर सब कुछ इंटरमीडिएट सा होगा, इंटरमीडिएट सा होगा। सर थर्मल एनर्जी इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, हो गया। ऐसे छोटी छोटी चीजें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे कम होगी, इससे और कम ज्यादा होगी, तो ऐसी बातें होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में ये बेसिक फिजिकल क्लासिफिकेशन में दो फैक्टर्स आते हैं, एक थर्मल एनर्जी आता है, थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मत ले लेना, थर्मल एनर्जी जैसे मैं खड़ा हूं तो भी मेरे अंदर थर्मल एनर्जी है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहता है तो वही थर्मल एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सर ये लंग्स काम कर रहे हैं, स्टमक में कुछ ना कुछ हो रहा है, ये बॉडी अपनी एनर्जी को मेंटेन करके बैठे क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स मोशन में है, यही अपने पास थर्मल एनर्जी कहलाता है। ये इसको हम लोग पहली क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, दैट इज व्हाट केमिकल क्लास, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो सबसे पहले क्या क्या आता है, तो सर यहां पर केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर मुझे बुझा जाए तो यहां पर कौन कौन सी चीज आ जाएंगी, एक आ जाएगा प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आ जाएगा मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो गया कि सर इसमें क्या होगा, रेशियो फिक्स रहेगा, प्योर सब्सटेंसेस में रेशियो फिक्स रहेगा। मिक्सचर्स में क्या होता है सर, मिक्सचर्स में क्या होता है कि सर रेशियो फिक्स नहीं होता, सर ये क्या होता है, नॉट फिक्स रेशियो, कुछ फिक्स नहीं रहेगा, कोई भी कहीं भी मिक्स कर दो उसी को क्या बोल देंगे सर, नॉट फिक्स रेशियो। मिक्सचर्स भी दो टाइप के, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान सुनना, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि सर इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, ये इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर। ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करने की, तो प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है और वो कौन कौन से, तो वो होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये अपने पास एलिमेंट्स और ये क्या हो गए, सॉरी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या हो गया कि सर अपने को ये देख लो, एलिमेंट में कौन कौन हो गया सर, सिंपल सा सर, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम हो उसी को क्या बोलेंगे सर, जैसे आयरन दिया है, सोडियम दिया है, O2 दिया है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मतलब एक से ज्यादा एटम, लेकिन कैसे, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो, ध्यान सुनिएगा, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इनमें फिक्स्ड रेशियो, जैसे H2O लिखा है कंपाउंड है, CO2 लिखा है कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन, मैं साइड हो जाता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन देख लो, मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन देख लो पक्का। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ऐसी बातें की जाएंगी। फिर मुझसे बोला गया कि सर मैटर की क्लासिफिकेशन हो गई, मैटर की क्लासिफिकेशन हो गई, ध्यान सुनिएगा, मैटर की क्लासिफिकेशन हो गई। अब मुझे केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री इज व्हाट, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन्हीं की स्टडी को बोलते हैं। अब लोगों को आएगा सर ये कौन सा क्लासिफिकेशन है भैया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये क्या है, एकदम मतलब बेसिक लेवल, सबसे छोटा लेवल की क्लासिफिकेशन। जैसे एलिमेंट और कंपाउंड तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है सर, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल क्लासिफिकेशन किया जाए। कोई पूछे एटम किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना एटम मतलब क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट और एंड स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर,
मतलब कोई भी एटम का पूछे समझ जाना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन, इन सबको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अकेला बंदा, अकेला कोई खड़ा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एटम बोला जाएगा। अकेला कोई खड़ा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एटम बोला जाएगा। फिर किसने बोल दिया सर मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? तो मॉलिक्यूल इज नथिंग, ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूल इज नथिंग मोर देन वन एटम की कहानी को, एक से ज्यादा एटम की कहानी को, मोर देन वन एटम, सर उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, H2O लिख दिया, CO2 लिख दिया, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लिख दिया, ये सब देख लो, इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। सर एक से ज्यादा एटम हुए तो मॉलिक्यूल, और एक एटम है तो एटम। एटम और मॉलिक्यूल में अब इवन कोई पूछ दे तो मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक को बोलते हैं बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक को बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक को बोलते हैं होमो एटॉमिक, एक को बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम मिलेंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे, यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिलेंगे। ध्यान से सुनना, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, जिनको एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत डिफरेंस होता है, देख लो, O2 हो गया, ओजोन हो गया, सेट हो गया, S4 हो गया, सर P4 हो गया, इन सबको क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। डियर व्हाट? होमो एटॉमिक। इनको होमो एटॉमिक, इसी को हम लोग एलिमेंट्स बोल देते थे, याद करो। सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स को ही क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स बोल देते थे। ध्यान सुनना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर नोन एज एलिमेंट्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में हेट्रो एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा टाइप के एटम, CO2, H2O, H2SO4, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, C6H12O6, तो ये अपने पास ये क्या कहलाएंगे? हेट्रोएटॉमिक। वो सारे किसके एग्जांपल्स है? कंपाउंड्स के एग्जांपल है। तो आप चाहो तो इसको एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकते हो। ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स हो जाएंगे, कंपाउंड्स हो जाएंगे। और ये क्या होगा सर? ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। एक ही टाइप के एटम है, एलिमेंट्स अलग अलग टाइप। तो मॉलिक्यूल से आप चाहो तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। इसमें आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक की ओर पूछेगा। यहीं पर एक वर्ड आती है दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ। एटॉमिसिटी क्या होता है सर? एटॉमिसिटी इज नथिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं जैसे किसी भी एटॉमिसिटी पूछना शुरू करूं, O2 की एटॉमिसिटी बताओ, एटॉमिसिटी अगर बतानी है तो देखो, इसके केस में तो सीधा सीधा 2 हो गया, S8 की बतानी है 8 हो गया, P4 की बतानी है 4 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं ना एटॉमिसिटी अपने पास, अगर मैं C12 H22 O11 की बात करूं, यहां पर एक एक इंडिविजुअल की एटॉमिसिटी भी पूछा जा सकता है। ये हेट्रोएटॉमिक है, ये होमोएटॉमिक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हेट्रोएटॉमिक में एटॉमिसिटी अगर कोई नॉर्मल पूछेगा तो सर सबको ऐड कर दीजिए, पूरे मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 2 2 4 5 और ये 45। लेकिन यहां चाहें तो क्या पूछ सकते हैं? एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन भी पूछ सकते हैं। मतलब कार्बन के कितने एटम्स, कार्बन के कितने एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हाइड्रोजन के कितने एटम्स, कितने? 22। ऑक्सीजन के कितने एटम्स, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये देख लो सर, होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मतलब एक चीज बताओ, हम लोग बार बार एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सर आपको ना, एक सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये जो नीचे लिखा होता है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? ये जो नीचे लिखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये जो नीचे लिखा है ना, एटम है, इसका सिंबल हो गया, ये एटम है, सिंबल हो गया, उसके नीचे जो लिखा है उसकी एटॉमिसिटी है, उसकी एटॉमिसिटी है। यहां कार्बन का एटॉमिसिटी पूछे 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1। तो यहां पर एक शॉर्टकट बना लेते हैं कि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपको मैथ्स का एक बेसिक सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मॉलिक्यूल से एटम में जा रहे हैं या एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हैं, तो अगर आप मॉलिक्यूल से एटम में जाएंगे, अगर आप मॉलिक्यूल से एटम में जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर आप मॉलिक्यूल से एटम में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालते हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, और एटम से अगर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो सर डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी करनी होती है। आप उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, एटम दिया है मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा, एटम दिया है मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा। पक्का? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स में अपने पास होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, सारी टाइप की चीजें आ जाएंगी, सारी टाइप की चीजें आ जाएंगी। पक्का?
अब आते हैं किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन। अब चलो एटम की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं। एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखिएगा, कोई एटम है, ध्यान सुनिए, कोई एटम है तो उसके पास तीन पार्ट होते हैं। एक उसका होता है सिंबल, एक होता है उसका सिंबल, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, और एक होता है उसका एटॉमिक नंबर जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है मास नंबर। ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आप सबको पीरियोडिक टेबल में मिल जाता है, एटॉमिक नंबर जेड से, मास नंबर ए से। एटॉमिक नंबर कैसे लिखते? तो सर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी के न्यूक्लियस में, किसी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब एटम के पास जो भी है उसके न्यूक्लियस में ही है, इसीलिए जेड का नंबर हो, जेड इज नथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये पी से लिख देते हैं, और इसको पी प्लस एन लिख देते हैं कि सर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। एटम के दो सिंबल होते हैं, ध्यान सुनिए, सिंबल के बाद अगर ये सिंबल है तो जेड हमेशा नीचे और ए हमेशा ऊपर। ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? याद रखना, वो साइड में लिखा जाए सुपर स्क्रिप्ट, ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। जेड हमेशा सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। ये एक रूल याद रखना, अगर एग्जाम हॉल में उल्टा दिया है समझ जाना गलत रिप्रेजेंटेशन है। हमेशा ऊपर, ये हमेशा नीचे। ए और जेड हमेशा देख लीजिएगा, कोई पूछे ए और जेड में तो याद रखिएगा हमेशा बोला जाएगा कि सर हमेशा ये ऊपर रखना है, ठीक है, हमेशा ये ऊपर रखना है जब भी आपसे कोई पूछे। अब देखो, मुझे एटम, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, कोई पूछे सर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने का जरूरी नहीं कि सर सीधा सीधा सामने सामने लिखना है, कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं लिख सकते। अगर कोई ऐसे लिख रहा है समझ जाना गड़बड़ हो जाएगा। सर आपको एक साइड लिखना है, लिखो, नहीं लिखना आप कोई नहीं, आपको लग रहा है कि मुझे सर ऐसे लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे डिजाइन पसंद है वैसे लिखो, लेकिन बस याद रखना उल्टा मत लिख देना कि सर मास नंबर को नीचे और एटॉमिक नंबर को ऊपर लिख दिया, गए, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अब एटम के अंदर हम लोग एक और बात कर लेते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स जो हमें पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, आज के टाइम में बहुत एटम को मतलब हमने खोल खाल के बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी के लिए हमें तीन पार्टिकल्स हमारे सिलेबस में, उन्हीं को हम जानेंगे, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन पार्टिकल्स हैं? ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन, और तीसरा आता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे या ई माइनस से, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे या ई प्लस से, और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो इसके ऊपर चार्ज आता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये +1.6 इंटू 10 की पावर +19 कूलम, सॉरी माइनस 10 की पावर -19 कूलम, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल होता है तो ये 0 हो गया। ध्यान सुनिएगा, ये चार्ज है, ये इस चार्ज को हम लोग कभी कभी लिख भी देते हैं, इस चार्ज को हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज लिखते हैं। ये चार्ज क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट चार्ज, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। लेकिन बार बार ये वैल्यू कौन लिखे? तो यहां पर एक वर्ड लेके आते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज रिलेटिव चार्ज। याद रखिएगा ये चीज रिलेटिव चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग -1, इसके चार्ज को +1 और इसके चार्ज को तो 0 ही कंसीडर करते। याद रखिएगा इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कूलम यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव चार्ज मतलब जैसे मुझे बार बार लिखना है, अब मान लो कहीं क्लोरीन -1 लिखा है तो इसका मतलब इसका चार्ज -1 कूलम नहीं है, ये सिर्फ रिलेटिवली बता रहा है कि नॉर्मल क्लोरीन से इस क्लोरीन को देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। -1 कूलम चार्ज नहीं बोल सकते आप, ये एक रिलेटिव चार्ज होता है, तो याद रखिएगा ये एक रिलेटिव चार्ज है। फिर कोई पूछ दे कि नहीं सर रिलेटिव चार्ज, अब मास बताइए, तो एब्सोल्यूट मास देखेंगे, तो एब्सोल्यूट मास भी हम कंसीडर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मास देखेंगे तो इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -1, 31 kg।
10 की पावर -31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -20 हाँ 27 kg। और अगर मैं इसकी बात देखूं तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऑलमोस्ट बराबर लेते हैं। रीजन क्या होता है कि भैया यहां पर थोड़ा सा ही चेंज होता है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, रिलेटिव मास देखिए, बार बार मुझे ये इतना बड़ा मास नहीं लेना, मुझे शॉर्टकट यूज करना है। जैसे शॉर्टकट क्यों यूज करना है आपको पता, आज के टाइम पे ओके बेटा, ओके वे वाई था, आज के टाइम पे पहले ओके किया गया, आज के टाइम पे के कर दिया गया। तो जैसे आप अपने मैसेज में शॉर्टकट करते जा रहे हो, वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार इतना बड़ा बड़ा मास कोई नहीं लेगा, इसको 1 AMU लेंगे, इसको 1 AMU कंसीडर कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/1837 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 0 AMU कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए देखोगे, देख लो AMU क्या है सर, AMU इज नथिंग, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU इज व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। पक्का ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 लेंगे, लेकिन हाँ रिलेटिव मास कितना हो जाएगा, 0 AMU कंसिडर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के मासेस को देख लो, रिलेटिव चार्ज को देख लो। बेटा एक एक स्लाइड को ना, आप जो लोग नहीं अभी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे या कुछ भी, तो आप प्लीज पिक्चर लेते जाइएगा ताकि आपका चीज आसानी से कंप्लीट हो पाए, आपको लग जाए। ध्यान सुनना, अब यहां पर देखोगे तो मैं एक सिंपल सा मास का ऑर्डर कोई पूछेगा तो मास का ऑर्डर में मैं बार बार बोलता हूं, नॉर्मली कोई पूछेगा तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन और दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमसे कोई भी पूछेगा तो बताएंगे। लेकिन बट अगर कोई पूछ दे नहीं सर स्पेसिफिकली पूछे कि नहीं सर स्पेसिफिकली ऑर्डर बताइए, तो याद रखिएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ दे नहीं सर पक्का बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत छोटा सा। हम ऐसे अपने कैलकुलेशन के लिए हमेशा इक्वल लेके चलेंगे। इवन देखना ध्यान से, जब मास ऑफ एटम निकालते हैं, मास ऑफ एटम निकाला जाता है, मास ऑफ एन एटम किसके कारण होगा सर, मास ऑफ एन एटम, सर मास ड्यू टू, ध्यान सुनिएगा, मास ड्यू टू प्रोटॉन्स के कारण होगा, न्यूट्रॉन्स के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर नहीं किया जाता है, मास ड्यू टू एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बेचारा बहुत कम होता है, इसको कोई कंसीडर ही नहीं करता। तो हमेशा अगर मास ऑफ एन एटम पूछा गया तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहीं पर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, अगर मैं आपसे पूछ देता हूं एक एटम का मास बताइए, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास बताइए, तो मास ड्यू टू प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ड्यू टू न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। सर मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल है, तो एक काम करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लेते हैं और यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर देते हैं, और इसी को क्या लिख देते हैं सर, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दो, इनटू इसी को क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इसको मास नंबर बोला जाता है, इसी को मास नंबर बोला जाता है क्या। तो आगे से ध्यान रखना, किसी भी एटम का मास पूछा जाए, सर अगर कोई पूछ दे एब्सोल्यूट मास बताइए किसी एटम का एब्सोल्यूट मास बताइए ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास बताइए, तो कुछ नहीं, जो भी उसका मास नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मास ऑफ 1 प्रोटॉन
मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी को शॉर्टकट में क्या लिख दिया जाता है, ध्यान सुनिएगा, मास नंबर को ए से लिखते थे और एमपी लिख सकते हैं। एमपी की वैल्यू क्या बताई गई थी, एमपी की वैल्यू क्या बताई गई थी, ए इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर अगर ग्राम में कोई पूछेगा 10 की पावर -24 ग्राम लिख देंगे, ये ग्राम में लिख देंगे। या फिर मास नंबर के आगे क्या लगा दो, एएमयू लगा दूं, क्यों, एएमयू का मतलब यही तो है, एएमयू का मतलब यही तो है, 1 AMU इज नथिंग, 1 AMU इज व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यही तो होता है, उठा के रख दो। अब आपके पास एटॉमिक एब्सोल्यूट मास कोई पूछेगा किसी भी एटम का, निकाल दो, लगे कि नहीं सर मुझे पूछना है, बताना है, बता दो, कोई पूछे। अच्छा एक चीज और क्लियर हो गई यहां से कि जो मास ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑब्वियस वो इतना छोटा वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक नंबर अलग चीज है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मास नंबर अलग कहानी कहता है, एटॉमिक नंबर अलग कहानी कहता है। कोई पूछेगा सर मास नंबर, ध्यान सुनिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास एटॉमिक नंबर बताया जाता है, एटॉमिक नंबर मतलब जेड बता देता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां से पता चलेगा, तो सर कुछ नहीं, मास नंबर में से, मास नंबर क्या था, मास नंबर ए माइनस क्या कर देंगे सर, एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, मास नंबर एटॉमिक नंबर ए कर दे, ए माइनस जेड, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, उसमें से प्रोटॉन कम कर लो। अब यहां पर आता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन मेंशन करेगी, ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम या फिर अनचार्ज्ड एटम, न्यूट्रल या फिर अनचार्ज्ड एटम के ऊपर ही आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है तो उस केस में सर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होगा। लेकिन अगर चार्ज लग गया, अगर आपके एटम के ऊपर चार्ज लग गया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाता है। प्रोटॉन्स किसके बराबर है सर, पी इज नथिंग, जेड के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड के बराबर। सर ए माइनस जेड के बराबर कौन हो जाएगा सर, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन्स का नंबर निकालना, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ी एक कंडीशन आ जाती है। अगर आपका न्यूट्रल चार्ज है, मतलब आपके ऊपर कोई कहानी नहीं, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम, ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम के केस में अगर अपने पास पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मैं बोल दूं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। अगर हम लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कैटायंस बोल देते हैं। दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी को एनायंस नाम दे दिया जाता है, इसको एनायंस बोल दिया जाता है। कैटायन और एनायन में देखेंगे तो कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है सर, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस से आता है। इसीलिए यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लेस देन प्रोटॉन होगा। यहां पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर में से, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से क्या माइनस कर दिया जाता है, जो भी उसका चार्ज होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज एटम को ही कैटायंस बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम। नेगेटिवली चार्ज है
तो निगेटिवली चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे कि सर ये निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, निगेटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है, निगेटिव चार्ज ड्यू टू निगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, सर एटॉमिक नंबर और क्या करना है, तो यहां सर प्लस करना है, चार्ज का मॉड लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये निगेटिवली चार्ज एटम्स हो जाएंगे, एनायंस हो जाएंगे, ये अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की बात हो ही रही है तो मैं कुछ वर्ड्स याद कराता हूं आपको, कुछ चीजें याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब के सब कैन ऑलवेज, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज अ होल नंबर। याद रखिएगा, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर सोचेंगे अरे क्लोरीन का मास, नहीं भैया, क्लोरीन का मास जो होता है वो कुछ और होता है। ये हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब के सब हमेशा होल नंबर ही होंगे। कोई पूछेगा कैसे, तो वहां पर 2-3 वर्ड्स याद कराता हूं। एक सबसे पहली चीज आइसोटोप्स की याद दिलाता हूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो सर आइसोटोप्स कुछ नहीं, कहां पर सर, जहां पर क्या हो जाए, सेम, ध्यान सुनिएगा, जहां पर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या हो जाए, बट डिफरेंट, यहां पर क्या हो जाए, डिफरेंट मास नंबर हो जाए। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स। इसी को लिखना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाए, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाए। इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाए। सबसे बेस्ट आपके पास एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, 1H3, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। आप देख लो, सबके प्रोटॉन्स इक्वल है, एटॉमिक नंबर इक्वल है, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर देखोगे 1 - 1 0, न्यूट्रॉन्स का नंबर 2 - 1 1, न्यूट्रॉन्स का नंबर 3 - 1 2। सर देख लो, प्रोटॉन सेम है, बट इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन सेम टाइप से करते हैं ये लोग, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, इनके केस में देखोगे तो जो हेवियर आइसोटोप्स होता है, इन जनरल बोल देता हूं, जो हेवियर आइसोटोप होता है, जो इनका हेवियर आइसोटोप जो होते हैं, इन जनरल जो हेवियर आइसोटोप्स होते हैं, वो किस तरह होते हैं, विल बी रेडियो एक्टिव इन नेचर। वो हेवियर आइसोटोप्स मेनली क्या हो जाते हैं, इनके रेडियो एक्टिव इन नेचर हो जाते हैं। यहां पर देखोगे तो इनके केस में ऑब्वियस है, कोई पूछे सर मास 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, तो यहां पर मास का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। इनके लिए एवरेज एटॉमिक मास फॉर आइसोटोप्स इज डिफाइंड। कोई बोले सर हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए याद रखिएगा, इनके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, AAM। यहीं पर देखोगे किसी का भी मास नंबर, किसी का भी एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता, बट बिकॉज ऑफ एवरेजिंग हमें क्या करना पड़ जाता है, बिकॉज जब हम एवरेज करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। और एवरेज एटॉमिक मास जब निकालते हो तो कुछ नहीं करना, एवरेज एटॉमिक मास के लिए आप देखोगे तो कुछ नहीं, परसेंटेज, सबका समेशन करिएगा,
क्या समेशन करना है, परसेंटेज अबंडेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आइसोटोप्स के मास से, आइसोटोपिक मास से। जो भी आइसोटोप का मास दिया है और उसके परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। ये वैल्यू निगेटिव करो, फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोटोप्स हो गया। अब यहां पर बहुत सारे आइसो वर्ड्स होंगे, आइसो बार्स आ जाएंगे। आइसो बार्स मतलब क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यही होगा। सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनका न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम रहेगा। सर देख लो, आइसो बार्स के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, अगर मैं आइसो टोप्स हो गया, आइसो बार्स हो गया, आइसोटोन्स की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, आइसो स्टर्स की बात की जाए तो आइसो स्टर्स में क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा ही रहेगा, इनका इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है और प्लस एंड सेम एटॉमिसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉमिसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइसो वर्ड्स में एक और वर्ड होता है आइसो डायाफर्स, ये ध्यान दीजिएगा। आइसो डायाफर्स मतलब क्या हो गया, सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के डिफरेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कहानी इतनी ही होती है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कोई पूछेगा तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इतनी कहानी होती है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीजें, एटम्स की कहानी इतनी ही होती है। अब एटम्स के केस में सीधा सीधा आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटम में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और एटम कोई भी लिखा हुआ है 8 और 16, मान लो ऑक्सीजन का एटम लिखा है, अब आप खुद से समझ जाइए मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालिए, उसके बारे में सब कुछ सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बताइए, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो आप क्या लिख देंगे, एक एटम ऑक्सीजन का 16 AMU लिख सकते हैं, या 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, या 16 टाइम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिख सकते हैं, या फिर 116 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकते। तो ये एक एटम का कॉन्सेप्ट होता है। एक एटम का मास निकालना है, जो भी उसका मास नंबर है उसके आगे AMU लगा दो या मास ऑफ प्रोटॉन लगा दो, यही कहलाता है। AMU का अगर कोई पूछ दे रियल डेफिनेशन AMU का क्या होता है, तो AMU इज नथिंग, ध्यान सुनिएगा, 1 AMU को हम लोग डिफाइन करते हैं, आजकल के टाइम पे इसको 1U भी लिख देते हैं, U इज यूनिफाइड मास, ध्यान सुनिएगा, 1 AMU यूनिफाइड मास। बस बेटा एटम और मॉलिक्यूल खत्म। 1 AMU 1U क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मास ऑफ 1/12 ऑफ, इसको बोल दिया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 AMU को इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है, 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम मतलब 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो 12 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया। तो 1 AMU इज नथिंग, 1 प्रोटॉन के बराबर होता है, मास प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये हमारा पूरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, यहां पे देखिएगा, सिंपल सी बात है। वो मोल मतलब क्या है, मोल इज नथिंग जस्ट अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू मोल मोल कर देता है। ठीक है, जैसे मोय मोय होता है वैसे मोल मोल हो जाता है। कैसे सर, मोल क्या है, एक नंबर है। मोल क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर की वैल्यू ऐसे लिखने समझ में नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियस है आप बार बार लिखते हैं, आपको लगता है बहुत नॉर्मल सा नंबर है, लेकिन कभी 1 मोल रुपया कमाने की कोशिश कीजिए,
कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोल दिया जाता है। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है एवोगाड्रो नंबर। ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जिसके आगे लग गया उसकी वैल्यू को मोल कर देता है, 1 मोल में कन्वर्ट कर देता है। अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर 1 मोल एटम, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाता है कि मुझे इतना एटम लेके चलना है, इतना एटम लेके चलना होता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग सी बात कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एएमयू से, एएमयू, लेकिन एएमयू किस में पुट करना है? ग्राम्स में। अगर आप एएमयू को ग्राम से पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, एनए की वैल्यू 6.022, एएमयू इन ग्राम्स पुट कर देंगे, अगर ग्राम में पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। 1 मोल इज नथिंग, 1 मोल इज नथिंग। अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को, इसीलिए ध्यान सुनना, अगर मैं कहीं पे लिख दूं, ध्यान से देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अगर लिखता हूं तो उसको क्या लिखता हूं? मैंने क्या बोला था? मास नंबर इनटू क्या करना है? मास नंबर इनटू क्या करना है? एएमयू करना है क्या? एएमयू करना है क्या? यही करना था। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूं मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे? 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट मतलब कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, इतने ही एटम्स होंगे। और इसको कैसे निकालोगे? एक एटम का मास पता है तो मास नंबर इंटू एएमयू, किसमें? एएमयू किसमें लूंगा? ग्राम्स में, क्योंकि ऑब्वियस मैं ग्राम्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगाड्रो नंबर से। सर ये और ये 1 हो गया, मतलब 1 मोल एटम का कोई पूछ दे तो मास नंबर के आगे क्या लगा देना? बस ग्राम लगा देना, ग्राम लगा देना, यही क्या हो जाएगा? 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। मतलब बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन 8 और 16, तो अगर मैं लिखता हूं 16 एएमयू, तो 16 एएमयू मास ऑफ 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पर अगर 16 ग्राम लगा दूंगा तो 16 ग्राम मास ऑफ 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर देता है, 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर देता है, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर देता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बोल दो। ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। ये क्या कहलाएगा? मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। या फिर इसी को, क्योंकि ग्राम से आया तो इसीलिए इसका नाम रख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कॉन्सेप्ट ऑब्वियस है, मोल कॉन्सेप्ट को कहीं कहीं देखोगे तो ग्राम कॉन्सेप्ट भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, जहां मास का यूनिट ग्राम हुआ, देखो ना कोई चेंज नहीं हुआ, मास का यूनिट जहां ग्राम हुआ वहीं पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वहीं पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो रिप्रेजेंट करने लगा किसके रिस्पेक्ट में? सर मोल के रिस्पेक्ट में। देख लो मोल कॉन्सेप्ट में अगर कोई बोले सर 16 क्या है, तो 16 को हम लोग एक बोल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर इसी का नाम हो जाता है, देख लो अभी, रिलेटिव एटॉमिक मास, या 16 को लिख देते हैं सर ये क्या है? मास नंबर। अब कोई पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास राम का क्या है मीनिंग, तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव ले रहे हो ना, ठीक है, ये इसको, हाँ सॉरी, इसमें रेशियो ऑफ, रिलेटिव लेना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, मास ऑफ एटम, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ C12, यही ले रहे हैं। ये देख लो सर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? सर मास नंबर इंटू एएमयू लिख दूं, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये देख लो 1/12 इंटू सर 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, कार्बन के एक एटम का मास। ये देखना
सर रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया, मास नंबर के बराबर आ गया। तो तीन टाइप के मास होते हैं, एक को बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, एक को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, एक को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा सर, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास। ध्यान से देख लो, मुझसे किसने बोल दिया कि सर, ध्यान से देख लीजिए, इफ ग्राम और जी, इफ ग्राम और जी इज यूज्ड एज, अगर इसको हमने प्रीफिक्स की तरह यूज किया, अगर इसको हमने प्रीफिक्स की तरह यूज कर लिया, इफ ग्राम और जी इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स की तरह आता है मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, देन इट रिप्रेजेंट्स मोल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं 2 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिख रहा हूं, 2 ग्राम ऑक्सीजन लिख रहा हूं, तो ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैंने 2 ग्राम एटम लिख दिया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया सर, ये एटम के आगे प्रीफिक्स लग गया, तो ये क्या लिख रहा है, 2 मोल एटम लिख रहा है, ये 2 मोल एटम लिख रहा है ऑक्सीजन का। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ग्राम कॉन्सेप्ट का है, ग्राम कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू मोल कॉन्सेप्ट। ग्राम आया मतलब मोल कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राम आया मतलब मोल कॉन्सेप्ट आ गया, मोल कॉन्सेप्ट आ गया। अब किसी ने बोला कि ठीक है सर मोल आ गया, मोल क्या है, एक नंबर है 6.022 × 10⁻23, ये एक नंबर होता है। अब सर मोल निकालते कैसे हैं किसी भी आदमी का, सर मास ऑफ एक एटम आ गया किसी भी आदमी का, मोलर एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं सर, मास नंबर इनटू ग्राम ले लीजिएगा। जिन लोगों को मास नंबर याद ना हो बेटा, आप गलती से वीडियो देखना है, प्लीज मास नंबर 1 to लेकर 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। मास नंबर 1 to 30 तक वीडियो पॉज करके आप याद कर लीजिए, बट कर लीजिए। देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है। सर ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस एक्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है। तो लिखने का तरीका nx है। और कैसे निकालते हैं, तो सर पहला तरीका तो ये होता है, गिवन मास ऑफ एक्स, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, given mass of x divided by molar mass of x, given mass of x divided by molar mass of x, given mass, इसको हम लिखने का तरीका W by कैलकुलेशन में ऐसे यूज कर लेते हैं। सर उसके बाद दूसरा तरीका, given number of particles, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने एटम्स हैं, given number of particles of x divided by, सर ये क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, ये गिवन नंबर ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, n/n लिख दिया जाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉलिड लिक्विड गैस में, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉलिड लिक्विड गैस में तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स निकालने का सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए ये फॉर्मूला आराम से वैलिड होता है। अब यहां से तुमसे कोई पूछ ले सर मास दिया है, सॉरी गिवन मास निकालना है, मोल्स दिया है, तो गिवन मास के लिए क्या करोगे, मोलर मास इनटू दिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na कर दो, हो जाएगा। अब सर गैस के लिए थोड़ी अलग कंडीशन होती है, अगर मैं यहीं पर बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स और एक्स जो हो वो गैस हो, गैसेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लिख रहा हूं और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बोल रहा हूं सिर्फ गैस के लिए, तो यहां पर एक फॉर्मूला और हो जाता है, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं Vm। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, किसी गैस के लिए कैसे डिफाइन होता है और सारे गैसेस के लिए क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब Vm, या हम बोल दें मोलर वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या होगा, मोलर वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को क्या बोल देते हैं, मोलर वॉल्यूम। अब किसी भी गैस का 1 मोल पे किसी टेम्परेचर किसी प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है उसी को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर यहां लिख रहा हूं, यहां पर प्रेशर लिख रहा हूं,
ठीक है ना, टेम्परेचर लिख रहा हूं, प्रेशर लिख रहा हूं और मोलर वॉल्यूम लिख रहा हूं। टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर वॉल्यूम, ये देख लीजिएगा। टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूं 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर लेता हूं तो मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स, या फिर इसका मतलब एमएल में लिखोगे 22,400 ml हो जाएगा, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये मोलर वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एसटीपी। ये पुराना एसटीपी था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पहले लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर हो गया है। और इस पे देखेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाती है 22.7 लीटर्स या 22,400 ml, सॉरी 22,700 ml या 22,700 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा। ये न्यू एसटीपी हो जाएगा, ये न्यू एसटीपी हो जाता है। ठीक है, न्यू एसटीपी। और अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर 298 केल्विन कर देता हूं और 1 बार कर देता हूं तो इसकी वैल्यू 24.8 लीटर्स ले लेते। ठीक है ना, 22.8 लीटर्स ले लेते और इसका नाम रख देते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये चार्ट याद रखिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर और मोलर वॉल्यूम का। ये वैल्यू जो होती है आपको एग्जाम हॉल में, देखो धीरे धीरे अब एग्जाम हॉल में ये वैल्यूज, ये इस पे न्यू एसटीपी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, न्यू एसटीपी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू ओल्ड एसटीपी। लेकिन हाँ, अब जब तक एनसीईआरटी में ऐसे ही आ गया है, लेकिन हाँ आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से ट्राई करते रहिएगा कि भैया मोलर वॉल्यूम ऐसे चेक करना है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां से एक चीज और क्लियर रख लीजिएगा, यहां से एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि भैया मुझे मोलर वॉल्यूम जब निकालना होगा, ये मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ फ्लक्चुएट करता है। ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम जो होता है ना, ध्यान से देखिएगा, मोलर वॉल्यूम जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ, मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटॉमिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटॉमिसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, एटॉमिसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा सर, उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, उसकी रिएक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोलर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, इन सब से इंडिपेंडेंट है। मोलर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन किस पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको टेम्परेचर और प्रेशर से फर्क पड़ रहा है। टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हो, चेंज हो जा रहा है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हो, चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि मोलर वॉल्यूम इससे डिपेंड कर रहा होगा। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछ दे, याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला लिखवाया ना भाई साहब, गलती से ये फॉर्मूला कभी सॉलिड लिक्विड के लिए मत यूज कर देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे एकदम। मतलब कोई पूछने वाला नहीं आएगा। एटम से मॉलिक्यूल, सॉलिड गैस में अगर चेक किया, अब गैसेस के लिए याद रखिएगा एक चीज और, गैसेस का ये प्रेशर टेम्परेचर कैसे आता है? तो गैसेस के लिए एक कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? ध्यान सुनना, आइडियल गैस इक्वेशन किसको बोलते हैं? सर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनआरटी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। P से क्या हो गया? प्रेशर। P से क्या हो गया? प्रेशर। V से क्या हो गया? वॉल्यूम। N से क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। N से क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी वैल्यूज बता दूंगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। डिग्री सेल्सियस में पुट करोगे गए। सर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। कोई इसको लिखने का तरीका चाहे तो इस तरह भी लिख सकता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास आरटी। पीएम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन मास अपॉन वॉल्यूम आरटी। और यहां से एक तरीका ये भी आ जाता है आइडियल गैस को लिखने का, पीएम इज इक्वल्स टू डी आर टी, मतलब प्रेशर ऑफ गैस मोलर मास डेंसिटी आरटी। तो ये भी आइडियल गैस को लिखने का तरीका है। आर क्या है? आर क्या है? तो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सबके लिए वैल्यू बराबर होती है। आर की वैल्यू 8.314 या फिर इसी को 25/3 ले लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, जूल्स पर केल्विन पर मोल लिया जाता है। अगर मैं बोलूं कैलोरी में तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ले लिया जाता है। और अगर मैं बोलूं लीटर एटीएम में तो इसकी वैल्यू होती है 0.0
0.0821 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1/12 लीटर एटीएम में ले लिया जाता है, पर केल्विन पर मोल ले लिया जाता है। आर की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करी जाती है, आर की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट मतलब दी जाती है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है। सर यहां से देखोगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से हम लोग चाहें तो अब यहां पर अलग अलग चीजें ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इस केस में देखोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पहले इसी को हम लोग एक नाम देते थे, बॉयल्स लॉ बोल देते थे, आज के टाइम पे हमें जरूरत नहीं पड़ती बॉयल्स लॉ, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 हो जाता था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 हो जाता था। अगर मैं बॉयल्स लॉ इसको हटा दो, अगर मैं ऐसे बोल दूं कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दे दूं, अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स बोल दूं, P और N कांस्टेंट हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2, V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर लेंगे केल्विन स्केल में तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 0 केल्विन, 0 केल्विन। इट इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर, यहां पर आप पहुंच नहीं पाते क्योंकि आपका इम्पॉसिबल टेम्परेचर, यहां पर आप पहुंचेंगे मतलब आपका क्या हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया। ऐसा कोई बंदा मतलब कैसे एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं सर मुझे एक काम करिए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए तो यहां पर देखेंगे प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम लोग बोल देते थे बेटा ये हमारा कहलाता था चार्ल्स लॉ, ये हमारा कहलाता था चार्ल्स लॉ। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था उसमें अलग से पढ़ना था बट अब चैप्टर हट गया तो हम यही पे कर लेंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2, ये चार्ल्स लॉ हो गया, ये चार्ल्स लॉ हो गया। इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन केल्विन स्केल, ऐसे जाएगा। ये भी अपने पास 0 केल्विन इम्पॉसिबल टेम्परेचर, 0 केल्विन इम्पॉसिबल टेम्परेचर है। इस लॉ को हम लोग बोल देते हैं गेलुजाक्स लॉ बोल देते हैं, इस लॉ को हम लोग क्या बोल देते हैं गेलुजाक्स लॉ बोल देते हैं, इस लॉ को हम लोग क्या बोल देते हैं गेलुजाक्स लॉ बोल देते हैं। ये चार्ल्स लॉ गेलुजाक्स लॉ ये। और अगर आपने बोल दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल दिया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग क्या नाम देते थे एवोगाड्रोस लॉ बोल देते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोल देते हैं। एवोगाड्रोस लॉ को कहने का एक तरीका और था, एवोगाड्रोस लॉ को अगर हम बोलना चाहते हैं तो एक तरीका और कहता है एवोगाड्रोस लॉ। ये क्या कहता है कि सर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सर वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains equal number of molecules and equal moles। ध्यान से देख लीजिएगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इक्वल मोल्स। अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा गैस है कैसा गैस है, आप बस ध्यान से देख लीजिएगा कि सर इक्वल वॉल्यूम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल मोल्स मतलब इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मोल्स मतलब इक्वल वॉल्यूम हो जाएगा, इक्वल मोल्स मतलब इक्वल वॉल्यूम हो जाएगा, इक्वल मोल्स इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे लॉज देख लो, एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, ये छोटे छोटे लॉज देख लो। मुझसे बोला गया सर डेंसिटी ऑफ गैस, अब गैस के बारे में पढ़ रहे तो सब कुछ निकाल ही लेते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस, सर डेंसिटी ऑफ गैस डी के बारे में बात किया जाएगा तो वो किसके बराबर होगा PM अपॉन RT, आइडियल गैस निकाला था। सर अगर गैस फिक्स्ड है फॉर अ गिवन गैस, ध्यान से देखना फॉर अ गिवन गैस, अगर गिवन गैस है, गैस गिवन है तो उसका मोलर मास पता है, R कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं डेंसिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो किसी गैस का अगर डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए प्रेशर ज्यादा कर दो, टेम्परेचर कम कर देना। यहीं पर एक दो चीजें और डिफाइन होती हैं, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या है सर, वेपर डेंसिटी VD क्या होता है सर, सीधा सीधा सर डेंसिटी ऑफ, ध्यान सुनिएगा, डेंसिटी ऑफ गैस
डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन गैस। और इन दोनों गैस का डेंसिटी कब? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम कर दिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, मोलर मास आर सेम हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? वेपर डेंसिटी इज नथिंग, उस गैस का मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, हाइड्रोजन का मोलर मास। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैसे किया? सर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आर सेम है, तो वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सर यही तो आ गया, वेपर डेंसिटी इज नथिंग, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे गैस के छोटे छोटे इक्वेशंस। अगर गैस में प्रेशर टेम्परेचर सब फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो वहां पर P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्या बोला गया? फॉर कांस्टेंट n, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर आर की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप गैसेस के लिए ये इक्वेशन यूज करके, इसी को हम लोग बोल देते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसी को क्या बोल देते हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन। अगर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हम गैसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। चलो अब मुझे एक वाई मैप बताना है, वाई मैप फॉर मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन में अब गैस हो गया, देखो मोल कैलकुलेशन में सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर अब फिनिश हो रहा है। वाई मैप ऑफ मोल कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? अगर मैं कहीं पर मास देके बैठा हूं, कहीं तुम्हें मास देके बैठा हूं और तुमसे मास देके पूछ लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे मास देके पूछ लूं, गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, मैं तुमसे पूछूं बताओ वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, अगर वॉल्यूम पूछा जाए या फिर मैं पूछूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछूं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? अगर मैं पूछ दूं ऐसा, इनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करूं, मोल्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यही सब आती है। मास दे देगा, पार्टिकल पूछेगा, पार्टिकल दे देगा, वॉल्यूम पूछेगा, तो कुछ नहीं, ध्यान सुनना, इन सबको जोड़ने के लिए एक ही चीज है, वो क्या है? मोल। मोल निकाल दो। मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकाल सकते, मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। मास से आपको क्या करना पड़ेगा मोल्स निकालने के लिए? सर गिवन मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर जाते टाइम मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं तो आते टाइम क्या करना पड़ता है? सर यही सबसे अच्छी मैथ्स की बात होती है, देख रहे हो, आते टाइम मल्टीप्लाई कर लो, जाते टाइम डिवाइड तो आते टाइम मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो देखना, सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर मोल निकालना है तो सर क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, और सर उधर से आते टाइम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। देख लो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मास निकालना है, तो जाते टाइम देखिए रास्ता कैसा होगा? सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, और इसको ये पकड़ के चले जाइए, पहले इससे डिवाइड कीजिए, इधर चले जाइए। और अगर गैस के केस में दिया हुआ है तो वॉल्यूम गिवन है, तो इस केस में सर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम गिवन, और आते टाइम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोलर वॉल्यूम से। तो ये अपना वाई मैप हो जाता है, जिससे आप एक दूसरे को लिंक कर पाते हो कि यार गैस का वॉल्यूम, गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास से कैसे रिलेट कर सकते, कैसे रिलेट कर सकते, ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ये हम लोग बता सकते हैं, हो जाएगा, श्योर हो। अब देख लो छोटी छोटी चीजें, अब मोल कैलकुलेशन हो गया, अब छोटी छोटी चीजें आएंगे, कौन कौन सी? जैसे अब सबसे छोटी चीज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज होते हैं, कैसे? ध्यान सुनिएगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ क्या है? तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को, मतलब इसी से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इसी से होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इसी से की जाती है। किसने दिया था? गिवन बाय लेवॉइजर। किसने दिया था? गिवन बाय लेवॉइजर। ये कौन बताएगा? लेवॉइजर ने बताया था। क्या बोला गया था कि सर रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन के किसी भी कंडीशन पे खड़े होंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा ही होगा, ये कंडीशन आप हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। मास कंजर्व होने का मतलब कि सर एटम मस्ट बी कंजर्व्ड, एटम मस्ट बी कंजर्व्ड। मास तभी कंजर्व होगा जब एटम कंजर्व होगा, तो ये बातें करी गई पहले लॉ में। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसके केस में ये कौन दिया, तो सर ये कौन देगा, ये प्राउस्ट भाई साहब बोल के गए। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर कंपाउंड सेम है, अगर सेम कंपाउंड है, आप कहीं से भी लेकर आओ इसको, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, अगर कंपाउंड सेम है उसको किसी भी सोर्स से लेके आओ, सोर्स 1 लेके आओ, सोर्स 2 से लेके आओ, किसी भी सोर्स से लेके आओगे, किसी भी सोर्स से लेकर आओगे, सर इसका जो मास का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो होगा, मास रेशियो जो होगा, मास रेशियो ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे वाटर के केस में आप पानी कहीं से लेके आइए, पानी आरओ से लेके आइए, कहीं से लेके आइएगा, वो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ, अगर मैं बोलूं डेफिनेट सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया, तो सर ये दिया था डाल्टन ने भाई साहब ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की जाए तो ये किसने दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ए प्लस बी, अगर कंबाइन करेंगे तो ए बी बनाते हैं, अलग मोर देन दो कंपाउंड बनाएं, A2B बनाएं, A3B बनाएं, ये सारे जितने भी बनाएंगे ना, सबका रेशियो होल नंबर रेशियो होगा। अगर एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का मास हमेशा होल नंबर रेशियो में आएगा। लेकिन कभी ऐसा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिख जाए, अगर कोई नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिख जाए, समझ जाना कि ये किसको फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। अगर आपको ये कंपाउंड दिख गए, समझ जाइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करना है। फोर्थ वन सर यहीं पर अब देखेंगे तो लॉ ऑफ, हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद क्या बोल देते हैं, गेलुजाक्स लॉ ऑफ, गेलुजाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसमें क्या बोला इन लोगों ने कि भैया जब गैसेस रिएक्ट करते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा, अगर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा, तो ये जो रिएक्ट करते हैं ये लोग भी किसके फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, 1:1 के फॉर्म में, मतलब होल नंबर में रिएक्ट करते हैं, होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। ये किस में रिएक्ट करते हैं, होल नंबर में। एक लास्ट लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ट्रिक क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बस पता होना चाहिए, कहीं कहीं कोई पढ़ ले तो ऐसे बोल देगा कि अरे सर बताया नहीं। ए बी के साथ कंपाउंड बनाए, बी सी के साथ कंपाउंड बनाए, ए बी से ए सी से कंपाउंड बनाएगा, तो आपस में बी और सी भी उसी रेशियो में, उसी के होल नंबर मल्टीपल में कंपाउंड्स बनाने चाहिए। बस ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। अपना लास्ट वाला लॉ आउट ऑफ सिलेबस है, एवोगाड्रोस लॉ हम पहले कर चुके, तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला किससे लिखते हैं हम लोग, EF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, MF। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डिफरेंस है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है सर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है सर, ये क्या दिखाता है, इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में देखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता देगा कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेगा, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये क्या बताता है, किसी कंपाउंड में सबसे छोटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा एटम्स का, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा एटम्स का। एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेसिक डिफरेंस यही है कि सर यहां पर देखोगे, जैसे सिंपल सी चीज है, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का रिलेशन निकाला जाए तो देख लो, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किससे डिवाइड कर देना, जो भी कॉमन नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। वेयर एन इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। n की वैल्यू कैसे आएगी, तो n की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, n की वैल्यू निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कर दो, इससे निकल जाता है, इससे निकल जाता है। सबसे ज्यादा चीज क्या आती है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल सी चीज है, मेथड टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो सबसे पहले एक टेबल बनाना है, क्या लिखना है, एटम्स लिखना है।
अगले केस में क्या लिखना है सर, उनका जो भी परसेंटेज अबंडेंस है या फिर उसका रेशियो दिया है या फिर उसका फ्रैक्शन दिया है, जो भी उस एटम का परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन दिया है, डिवाइड बाय उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। मतलब एटम दिया है, उसका परसेंटेज दिया है और फिर उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, 3 टेबल में आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। स्कूल के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टेबल बनाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे पास इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड टू कैलकुलेट, मेथड्स टू कैलकुलेट, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाला जा सकता है कि सर आप कुछ नहीं करें, एटम्स दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, रेशियो दिया है, उसको किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लो, हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लो, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया तो कहानी खत्म हो गई। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया तो बहुत सिंपल सा है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, हो गया। अब यहां से करते चलो। यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, अगर किसी कंपाउंड में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का पूछ ले कि सर नाइट्रोजन का 4% प्रेजेंट है या हाइड्रोजन का 2% प्रेजेंट है, बताओ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख सकता हूं सर, यहां पर क्या कर देते हैं, परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया है, ठीक है, कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट जो गिवन है इनटू, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। ध्यान से देख लेना, जब भी, अरे इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, परसेंटेज से तो डिवाइड करना, क्या था, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अगर एक एटम है तो एक एटॉमिक मास लेंगे, 2 एटम है तो 2 एटॉमिक मास लेंगे, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बोले इनटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज से डिवाइड कर देते, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। सीधा सीधा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आपको निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे कोई बोल दे कि सर एक एंजाइम है जिसके अंदर 4% सल्फर है, एक एंजाइम जिसके अंदर 4% सल्फर है, तो 4% सल्फर आपको कंप्लीट करने में, सॉरी निकालने में किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ले लो, सल्फर का 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एक दो चीजें और आती हैं जिसमें हम लोग चीजें निकाल सकते हैं, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन आता है, परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के 4 तरीके हैं। परसेंटेज कंपोजिशन जब आप निकालने जाते हैं तो उसके 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से, सबसे बेसिक सा तरीका पहला होता है मास बाई मास परसेंटेज, इसको मास बाई मास बोल देते हैं, मास बाई मास बोल देते हैं, या परसेंटेज बाई मास बोल दिया जाता है। अगर आप इसको निकालने जाते हैं, कैलकुलेट करने जाते हैं, परसेंटेज बाई मास कैलकुलेट करने जाते हैं किसी का भी, तो मान लो मैं 2 लोगों का सॉल्यूशन बनाता हूं, 2 लोगों को मिलाता हूं, तो परसेंटेज बाई मास निकालने जाएंगे तो गिवन मास अपॉन टोटल मास, दोनों का मास इनटू 100 कर देते। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पता है क्या, कि सर इसका मीनिंग, जैसे मैं आपको ये लिख दूं 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये याद रखिएगा। ये जब पूछा जाएगा तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि सर 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये बोला जा सकता है। तो W/W का मतलब ये हो जाता है, W/W का मतलब ये हो जाता है। कोई बोले कि नहीं सर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन मास के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, कैसे सर, ये देखिएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे फिर से 20% V/V NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 20% V/V NaOH एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये देख लो ये क्या हो जाएगा, 20 ml ऑफ NaOH, 20 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 20 ml of NaOH is present in 100 ml of 100 ml solution. 20 ml
NaOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद अगर देखो तो इसी में दो तरीके के और हो जाते हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मास बाय वॉल्यूम कोई बोलेगा, मान लो मास बाय वॉल्यूम मैं ए का बोलता हूं, इसका मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, VA प्लस VB टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे 100। देखो मास बाय मास था तो मास अपॉन टोटल मास, वॉल्यूम था तो वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग ऐसा हो जाता है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 20 बाय मास बाय वॉल्यूम लिख रहा हूं NaOH एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग पता है क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग पता है क्या हो जाएगा, 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें, 100 ml of solution में। सिमिलरली अगर मैं उल्टा लिख दूं, इसका वॉल्यूम बाय मास लिख दूं, वॉल्यूम बाय मास लिख दूं, तो यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास लिखूंगा तो परसेंटेज कंपोजिशन V बाई W ऑफ, अगर A निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 20% वॉल्यूम बाय ये मास ए का, तो इसका मतलब वॉल्यूम बाय मास NaOH, अगर ऐसा लिख रहा हूं, अगर ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये देखना, एक्वस NaOH सॉल्यूशन 20 ml NaOH is present in 20 ml NaOH is present in 20 ml NaOH is present in 100 gram of solution, 20 ml NaOH present है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका होता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम निकालने का ये सब तरीके भी हो जाते हैं, ये सब तरीके भी हो जाते हैं। अब आ जाओ, सेकंड पार्ट खत्म कर लिया, तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री भैया बहुत फनी चीज है। क्या स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, कुछ नहीं, ये आपको ना बस कैलकुलेशन सिखाता है, किसी रिएक्शन में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किसको कैसे देखा जाता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको ये रिएक्शन में दे रहा हूं, ये रिएक्शन में दे रहा हूं, या रुक जाओ यार, कौन सी रिएक्शन लिखूं, हाँ जो ज्यादा मजेदार लगे, फिर चलो कोई ऐसी रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे, चलो यही ले लेते हैं, हटाओ, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये क्या दे रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रखे ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री करने का, सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। पहले आप स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन पढ़ना सीखते हैं, क्या है इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और इसके 2 मोल बन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत। इसी चीज को पढ़ने का तरीका, सर इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और इसके कितने बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं इसका 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया। अगर मैं बोल दूं कि भैया ये देख लो 22.4 लीटर्स, 3 into 22.4 लीटर्स, एंड इट विल बी 2 into 22.4 लीटर्स, लिख सकता हूं, देख लो 1 मोल 3 मोल 2 मोल, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्या है, रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है। सर इसको लिखने से फायदा क्या होगा, बेटा एकदम मैथ्स की तरह ट्रीट करना, इधर X हो गया, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, अगर आपने इसमें कुछ भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है इसको भी पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एकदम मैथ्स का कंडीशन लेके चलना, आपको स्टोइकियोमेट्री का डर खत्म हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्री का डर खत्म हो जाता है कहीं पर भी। अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिख दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि एक बात बताओ, स्टोइकियोमेट्री का बेसिक स्टोइकियोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिंपल सा ट्रिक पूछ दिया गया,
कि मैं रिएक्शन को स्टैंडर्ड लिखने का, ये बोलते हैं स्टैंडर्ड लिखना, इसको बोलते हैं किसी भी रिएक्शन को देखो उसका मोलर मास, उसका वॉल्यूम, उसका मोल सब लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो कि सर मैं किसी रिएक्शन को पढ़ता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आपको क्वेश्चन देखो विद इन सेकंड कैसे होता है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको 280 ग्राम लिखता हूं कि सर नाइट्रोजन का 280 ग्राम ले लिया, तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा और इसका कितना मास होगा, कुछ नहीं करना, देख लो 28 से तुमने क्या किया, देखो स्टैंडर्ड लिख दो, बस ये देखो स्टैंडर्ड लिख दो, ये कितना है स्टैंडर्ड में, ये कितना है स्टैंडर्ड में, ये तुम खुद सोचो, इसको तुमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो ऑब्वियस है पूरे को सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेसिक स्टोइकोमेट्री देखे सबसे आसान सा होता है, कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा क्या करते हो, सर अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट बेसिक स्टोइकोमेट्री। अगर आपने रिएक्शन में, ध्यान सुनना, फिर से वही रिएक्शन, एक ही रिएक्शन का एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझसे किसी ने बोल दिया, देखना, अगर मुझसे किसी ने बोल दिया, ये देखो सर यहां पर 28 ग्राम, यहां 6 ग्राम, यहां 34 ग्राम, मान लो अपने पास, ये तो हो गया मल्टीपल में दिख गया, सर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं लिख दूं 14 ग्राम, चाहे मैं ऐसे लिख देता हूं 17 ग्राम, इसका मास पूछ रहा हूं, इसका मास पूछ रहा हूं, बिंदास होके देखो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई जरूरत है ही नहीं। किसने बोल दिया नहीं सर मैं एक काम करता हूं, इसका मास अपने को 12 ग्राम दे दिया है, अब बताओ इसका मास बताओ और इसका मास बताओ, कैसे बताओगे? सर हाइड्रोजन का मास 12 ग्राम दे दिया, सर इन लोगों का मास बताओ, कितना रिएक्ट होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। बेसिक स्टोइकोमेट्री सबसे आसान, क्या करना है, 6 से 12, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक स्टोइकोमेट्री। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में काम हो रहा है तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड लिख दो और उसके बाद कर लो। ये देखो, अगर मान लो कहीं पे ऐसा रिएक्शन दे दिया, अब मान लो जब मल्टीपल में नहीं दिख रहा तब क्या करेंगे, अगर मल्टीपल में नहीं दिख रहा तो भैया यहां यूज करेंगे हम अपना शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, देखो सीखो शॉर्टकट क्या है। मान लो ऐसा दे दिया, 28 ग्राम दे दिया, ये 6 ग्राम दे दिया, ये कितना दे दिया, 34 ग्राम दे दिया। अब सर यहां पर मैंने जानबूझ के कितना लिख दिया, इसका लिख दिया 10 ग्राम, ध्यान सुनिएगा 10 ग्राम पूछ रहा हूं, इसका ग्राम बताओ, इसका ग्राम बताओ। अब ये इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका मल्टीपल नहीं दिख रहा, या मैं जानबूझ के 11 ग्राम 12 ग्राम लिख देता हूं। अब ये देख लो, ये मैंने क्या किया, तुम्हें गिवन दे दिया, मैंने बोला अगर मुझे 11 ग्राम अमोनिया बनाना है तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने मास और नाइट्रोजन का कितना मास चाहिए, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का मास बताओ कितना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे कि सर अमोनिया का 11 ग्राम है, ये गिवन है, कैसे निकालूंगा, तो उसका शॉर्टकट सीखना, मैं लिखा भी दूंगा, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना। क्रिस क्रॉस मेथड एग्जाम हॉल में कैसे यूज करना है, जो गिवन है स्टैंडर्ड लिख दिया, ये रिएक्शन के ऊपर लिख दिया करो, स्टैंडर्ड लिख दिया करो, ये रिएक्शन के ऊपर स्टैंडर्ड लिख दिया करो, और लिखने के बाद देखना कैसे लिखते हैं। ये देखो गिवन है ना, ये निकालना है, ध्यान सुनना, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है ना, ये देखो कैसे लिख रहे हैं, गिवन को मल्टीप्लाई करो उसके स्टैंडर्ड से, 11 into 6। इसको देखना ध्यान से बेटा, फिर से रिपीट करना, जो गिवन है उसको लिख दो 11 into 6 डिवाइड बाई इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, हो गया, कोई टेंशन नहीं है। देखो मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, फिर से सोचो कैसे निकाला, देखो गिवन था, इसको इसके स्टैंडर्ड से क्रॉस करना है, डिवाइड बाय दिस। ये देखो गिवन है, इसको इसके स्टैंडर्ड से 28 into 11 डिवाइड बाय 28 into 11 डिवाइड बाय 34। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई लिखना नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से कर सकते हो। शॉर्टकट में क्रिस क्रॉस मेथड बोल देते हैं कि भैया ये यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। कभी भी जैसे देखो ना, अब कोई चाहे तो इसमें मिक्स भी कर सकता है, जैसे मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं, ये गैस है, ये गैस है, और ये देखो CO2 + 2H2। ध्यान सुनिएगा, स्टोइकोमेट्री में बेटा कोई ऐसा वो नहीं आता कि आप, अब देखो इसको लिखने का मैं मिक्स करके भी लिख सकता हूं, मतलब कि मुझे मर्जी, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने क्या किया, मैं इस तरह से लिख दूं कि भैया एक काम करते, इसका मास ले लेता हूं 36 ग्राम, इसका मोल ले लेता हूं, इसका वॉल्यूम ले लेता हूं। स्टैंडर्ड में मेरी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हो सकता है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा दे दूं कि नहीं भैया इसका 10 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, चलो
10 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, मुझे इसका वॉल्यूम बताओ, मुझे इसका मोल बताओ और मुझे इसका मास बताओ। कोई पूछेगा सर आपने ऊपर स्टैंडर्ड ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा था। जिस क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए, अगर मुझसे वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है तो मैं O2 का स्टैंडर्ड लीटर में लिखूंगा, अगर मोल्स ऑफ CO2 पूछा है तो CO2 का स्टैंडर्ड मोल में लिखूंगा, H2O का पूछा है तो मैं H2O का मास लिख दूंगा। अब देख लो सर यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या निकलेगा? याद करो ट्रिक क्या था, गिवन इनटू दिस। बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम हॉल में इतना टाइम सेव करेगा ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिवाइड बाय 16, सीधा सीधा आंसर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 चाहिए, CO2 चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सीधा गिवन इनटू दिस डिवाइड बाय उसका स्टैंडर्ड। सर अगर मैं मास ऑफ H2O निकालना है तो कुछ नहीं करना, मास ऑफ H2O के लिए 10 इंटू 36 डिवाइड बाय 10 इंटू 36 अपॉन 16 ग्राम निकाल दो। ये देख लो सबके मोल्स आ गए, जिसका जो निकालना था सब निकल जाएगा। बस आपको करना क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड करना है, क्रिस क्रॉस मेथड करना है और स्टैंडर्ड अपने पास अप्लाई करना है कि सर स्टैंडर्ड से डिवाइड करना है, क्रिस क्रॉस मेथड करना है, स्टैंडर्ड डिवाइड करना है, हो जाएगा। श्योर हो? पक्का? तो स्टोइकोमेट्री ऐसे चलती है, स्टोइकोमेट्री ऐसे चलती है। इसके अंदर अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज व्हाट प्योरिटी कॉन्सेप्ट। प्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनना, प्योरिटी कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करता है? ये प्योरिटी कॉन्सेप्ट का मतलब, जब भी प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया समझ जाना कि वहां पर गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट, जो गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट है, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट है, प्योरिटी जो लगाई जाती है ना, एक्चुअली जो प्योरिटी लगाई जाती है मोस्टली अप्लाइड फॉर रिएक्टेंट। ये किसके लिए लगाई जाती है? अप्लाइड फॉर रिएक्टेंट्स के लिए लगाई जाती है कि भैया रिएक्टेंट के लिए होगा। सर गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ना वो प्योर मास ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में जाता है, प्लस इंप्योरिटीज होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंप्योरिटीज को मत रिएक्शन में करा देना। इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि भैया जो रिएक्टेंट का मास सैंपल में दिया होता है वो रियल मास नहीं होता, ये मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट होता है, यही अंडरगोज रिएक्शन, यही करता है रिएक्शन। अदर लोग नहीं करते, इंप्योरिटीज रिएक्शन नहीं करता है। आपको कभी भी कोई बोल दे तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। प्योरिटी, अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो याद रखना सर मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय सर गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इनटू किससे डिवाइड कर दोगे? रिएक्टेंट सैंपल इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो ये प्योरिटी कॉन्सेप्ट हो जाता है, अगर मैं बोलूं, फिर से ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं यील्ड कॉन्सेप्ट या फिर एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। स्टोइकोमेट्री में ये कुछ आ जाते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इनको देख लो। यील्ड कॉन्सेप्ट या एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट क्या है कि सर यहां पर क्या होगा, जितना आप इमेजिन करोगे, जितना आप थ्योरेटिकल, मतलब दो टाइप की यील्ड आएगी, एक आएगी एक्चुअल यील्ड या फिर हम बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। मतलब जो आपको रिएक्शन में मिलेगी, रियली एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन, किसी रिएक्शन में आपको जो मिलेगा। और एक होता है थ्योरेटिकली, जो आप निकालते हो, थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे आपकी पढ़ाई की हालत होती है, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, ये अपने पास थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है मतलब आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, आपकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं है। तो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड में देखोगे परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला जाता है। सर क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, इनटू क्या कर दिया जाता है, 100 कर दिया जाता है। तो परसेंटेज यील्ड ऐसे निकल जाता है कि ये यील्ड कॉन्सेप्ट का परसेंटेज यील्ड। दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि ऑब्वियस एफिशिएंसी अलग अलग फ्लक्चुएट करती है, अलग अलग। मतलब यील्ड कॉन्सेप्ट के बारे में ऐसे मोस्टली बोला जा सकता है कि किसके लिए यूज होता है, मोस्टली एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर।
प्योरिटी का कॉन्सेप्ट किस पे लगता है? रिएक्टेंट के ऊपर, क्योंकि रिएक्टेंट का मास आप गलत लेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहां लगता है? प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आप प्रोडक्ट का मास गलत लेंगे। थ्योरेटिकली अलग आएगा, एक्चुअल में कुछ अलग आएगा। किसी रिएक्शन में कैसे एक्चुअली कितना मिलता है, इसका परसेंटेज निकालना होता है। स्टोइकोमेट्री का सबसे लास्ट केस, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर ये देख लो LR, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? सिंपल सा तरीका है। लिमिटिंग रिएजेंट सर जो लिमिट लगा दे रिएक्शन को, जो लिमिट लगा दे, मतलब वो रिएक्टेंट, दैट रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, दैट रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो आराम से सबसे पहले रिएक्शन में वही खत्म हो जाए। जैसे ही वो फिनिश हुआ रिएक्शन ऑब्वियस स्टॉप हो जाए, क्योंकि एक भी रिएक्टेंट कम हुआ रिएक्शन होगी नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते कैसे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते कैसे हैं सर? शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप उसके लिए क्या तरीका आजमाते हैं? मैं एक शॉर्टकट पहले बता देता हूं। जो लोग क्लास में करते हैं उनको तो मैं और भी तरीके बता चुका हूं, लेकिन हाँ शॉर्टकट यहां बता देता हूं क्या होता है आइडेंटिफाई करने का। सर क्या करो? कैलकुलेट। किसका रेशियो कैलकुलेट करो? कैलकुलेट रेशियो ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसके भी अपने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ना रिएक्टेंट के, उनके नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करके चेक कर लो? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो भी इसके आगे नंबर लगे हुए इनसे चेक कर लो। आप इनको चेक करो, ये रेशियो निकाल के देख लो। जिसका ये रेशियो कम है, जिसका भी रेशियो कम है, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे? लोएस्ट रेशियो जो होगा, लोएस्ट रेशियो रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। वही लोएस्ट रेशियो रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन ये शॉर्टकट तब वैलिड होगा जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, सर क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे? सर नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर दोगे किससे? नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दीजिए आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबसे जो छोटा होगा उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? हेलो, लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? देखोगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए। अब एक और तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट इसको निकालने का। आप किसी भी रिएक्शन में, चाहे शॉर्टकट पे भी आप नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हो। एक वर्ड और होता है, एक्सेस रिएक्टेंट भी होता है। एक्सेस रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं ER, ये बच जाता है। ER क्या होता है? एक्सेस रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड फॉर, मतलब रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पूरा का पूरा कंज्यूम ना हो, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, उसी को क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। कभी किसी रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कभी किसी रिएक्शन के थ्रू करेंगे तो, जैसे मैं अभी इस रिएक्शन की बात कर रहा था तो मैं इस रिएक्शन पे ही समझा देता हूं। देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है कि सर इसके 10 मोल और इसके 10 मोल, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत आसान सा है। कैसे? सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? 10 मोल दिया है तो सर कुछ नहीं करना। सर यहां पर क्या कर दीजिएगा? 10/1 10 आ गया। यहां पर क्या कर दीजिएगा? 10/3 3.33। छोटा वैल्यू कौन हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। जो बच गया वो कौन सा रिएक्टेंट हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे निकाल दो, लेकिन अगर मास दिया है, कुछ और दिया है, तो इस केस में आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। ये सिंपल सा तरीका क्या है? अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और आपको क्या दे दिया जाए? यहां मास दे दिया जाए 10 ग्राम और 10 ग्राम। मोल्स दिया है तब तो बहुत आसान सा है। अगर मास दिया है तो भी आप एक लाइन लिखोगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड याद है स्टोइकोमेट्री का, आप सब कुछ निकाल पाओगे। कैसे? सर आप बस एक लाइन लिखो, फॉर 10 ग्राम कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, आप ऐसे लिख दो, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ
नाइट्रोजन, अगर कंप्लीट रिएक्शन 10 ग्राम नाइट्रोजन आए, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड निकालो, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड निकाल दो। मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 ग्राम ये दिया हुआ है। इसके लिए सर अभी शॉर्टकट सिखाया, क्रॉस करो, 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 28 कर दो, 60/28। सर ये क्या है, इतना अवेलेबल है क्या, मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो सकता है। हाइड्रोजन कितना ही यूज होगा, 60/28। अगर मैं देखूं ध्यान से तो 15/7 आ जाएगा, दैट विल बी 2.1 आ जाएगा, 2.14 ग्राम आ जाएगा हाइड्रोजन का। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ, कंप्लीटली नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोजन। तो यहीं से आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन का मास अनरिएक्टेड रहेगा, कितना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, 10 के 10 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया तो हाइड्रोजन का मास 10 में से कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। देख लो। अच्छा कोई बोले सर आपको तो उल्टा लिखते, तो अगर आप उल्टा लिखते ना बेटा, आप उल्टा लिखोगे 2 लाइन में आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो विथ एवरीवन, एक्सेस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ। अगर आप 10 ग्राम हाइड्रोजन लिख देते ना और यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन निकालते कि मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बता दो, तो मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड पता है कितना आ जाता, मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड कितना आता, देख लो, क्रॉस करो, 10 इंटू 28, 10 इंटू 28 डिवाइड बाई 6 लिखूंगा, 280/6, 46.66 ग्राम। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल था, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर हाइड्रोजन पूरा का पूरा 10 ग्राम रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पूरा का पूरा 10 ग्राम रिएक्ट करेगा तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे यूज करते। किसी को जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया तब तो सबसे आसान है, नहीं दिया है तो कुछ नहीं करो, आप गिवन मास लिखा है ये करके निकाल दो। एक बार इमेजिन करो ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट, वो एक्सेस रिएजेंट। अगर नहीं तो उल्टा सोचो, उल्टा में करके देख लो, मतलब 1 से 2 लाइन लिखोगे लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। मास के लिए, वॉल्यूम के लिए, सबके लिए यूज कर सकते, ये वाला अपने पास इस तरह से यूज होगा, हो जाएगा। अब देख लो, अब मेरे पास स्टोइकोमेट्री में सारे लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट सब कुछ बता दिया गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ टर्म पे, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फोर्थ टर्म पे आते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले फ्रैक्शन टर्म्स की बात करते हैं। फ्रैक्शन टर्म्स में कौन कौन से लोग आते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन टर्म्स करना है, मोल फ्रैक्शन उसमें आ जाएगा। फ्रैक्शन टर्म से बात करें, सबसे पहला आता है सर मास फ्रैक्शन। क्या होता है मास फ्रैक्शन? सर फ्रैक्शन का मतलब होता है जितने भी फ्रैक्शन होंगे ना, फ्रैक्शन टर्म्स की वैल्यू जो होती है, वैल्यू 0 से लेकर कहां से कहां तक जाती है, वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। मास फ्रैक्शन निकालना है, मैं 2 लोगों का सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं a प्लस b का, तो देखिएगा मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा। अगर मैं बोल दूं मास फ्रैक्शन ऑफ a बताओ, मास फ्रैक्शन ऑफ a बताओ, तो मास फ्रैक्शन ऑफ a मतलब क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ a डिवाइड बाई टोटल मास, या फिर हम बोल सकते हैं WA प्लस WB, यही होगा। अगर मैं बोलता हूं नहीं मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन बताओ, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे आएगा? तो वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर निकालना है, ए का निकालना है, मान लो वॉल्यूम फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो ए का वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा, VA अपॉन VA, V टोटल वॉल्यूम टोटल, या फिर VA अपॉन VA प्लस VB, यही होगा। तो मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान सुनिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ध्यान से देख लो, काई से। इसको प्रोनाउंस करते हैं काई की तरह, प्रोनाउंस करते हैं काई की तरह, ठीक है, काई की तरह। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का निकालना है तो कुछ नहीं करो, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, Na अपॉन Na प्लस Nb लिख दो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो Nb अपॉन N टोटल लिख दो, Nb अपॉन N टोटल लिख दो, Na अपॉन Na प्लस Nb, NB अपॉन Na प्लस NB लिख दो, इसको कर दो। अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हो, काई ए बाई काई बी करते हो, तो जहां तक मैं देख रहा हूं Na अपॉन NB हो जाएगा।
करके देखो, इनका इनको डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट टोटल वाले। अगर मोल फ्रैक्शन को सम करोगे, अगर मोल फ्रैक्शन को सम करोगे 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में 3 टर्म्स आते हैं, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, वॉल्यूम फ्रैक्शन में अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और मोल फ्रैक्शन में अपना वॉल्यूम अपना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये आ जाएगा। ये हो गया फ्रैक्शन का टर्म। अब आते हैं दूसरा, मोलालिटी की बात करते हैं। मोलालिटी इज व्हाट? मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी? तो मोलालिटी क्या है सर? ये क्या बताता है? नंबर ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं? किसके? सॉल्यूट के। मोलालिटी का फॉर्मूला देखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेगा। सर इसका यूनिट देखना, ये मोल हो गया, ये क्या हो गया? kg। यूनिट कोई पूछेगा तो यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा, या फिर इसी को क्या बोल देंगे? मोलल बोल देंगे, मोलल बोल देंगे, स्मॉल एम लिख देगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? याद रखना, सॉल्यूशन में जब भी लिखेंगे, सॉल्यूट कौन होता है? जो लेस क्वांटिटी वाला होता है, लेस क्वांटिटी वाला होता है, इसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोर क्वांटिटी वाला होता है, ये मोर क्वांटिटी में होता है। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट। ठीक है, उसको 2 से, उसको 1 से। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। तो देखना सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में के बदले ग्राम लिख दूं, कोई दिक्कत? ये देख लेना, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो हैं, आपको छोटे छोटे ये फॉर्मूलाज जो है बार बार न्यूमेरिकल यूज करते टाइम आएंगे। सर मोलालिटी ऐसे निकाली जाती है। मोलालिटी में बात करेंगे तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आता वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं होता, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। मोलालिटी का रिलेशन देखोगे तो मोलालिटी जो होता है, रिलेशन ऑफ, ध्यान से देखना, रिलेशन ऑफ मोलालिटी विथ मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोल फ्रैक्शन, जेई में, मेंस में, इन सब में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मोलालिटी का रिलेशन देखोगे तो मोलालिटी इज नथिंग, देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही लिख दिया जाता है। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला ये आ जाता है, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो मोलालिटी ये है, मोलालिटी ये है, इसका यूनिट मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी होगा। इसी का जुड़वा भाई आता है, इसका जुड़वा भाई आता है, पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। एक वर्ड होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? तो सर इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मल आदमी यही सब जानता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मल इंसान को ऑब्वियस मोल्स कैलकुलेट करना नहीं आता, ये तो हम साइंस वाले जो मोल्स निकाल रहे हैं, तो ठीक है ना। तो हमें स्ट्रेंथ जो होता है, घर वालों को स्ट्रेंथ पता होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ले लेंगे सर? ये लीटर में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो यूनिट होगा ग्राम पर लीटर आ जाएगा, इसका जो यूनिट होगा ग्राम पर लीटर आ जाएगा, इसका जो यूनिट होगा ग्राम पर लीटर आ जाएगा। फिर आता है इसी का बड़ा भाई, कौन सा? मोलारिटी। इसी का बड़ा भाई मोलारिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या बताता है? कैपिटल एम क्या बताता है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? देख लो, इसी को बोलते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला। देखोगे तो मोलारिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये क्या है सर, ये मोल्स में दिया हुआ है, ये क्या है, ये अपने पास लीटर है। मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा सर, मोल्स पर लीटर हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, या फिर हम लोग बोल देते हैं मोलर, या फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, इन एमएल बोल दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मोलरिटी के साथ देखोगे तो मोलरिटी को अगर आप चाहें तो रिलेशन ऑफ मोलरिटी का रिलेशन आप निकाल सकते हैं विथ अलग अलग लोगों के साथ। कौन कौन से लोग हैं ध्यान सुनिएगा। पहला सर स्ट्रेंथ जो होता है ना, स्ट्रेंथ इज नथिंग मोलरिटी इनटू, मोलरिटी जो होगी ना, स्ट्रेंथ इज नथिंग मोलरिटी, ध्यान से देखना अपने पास स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो सर मोलरिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, किसको बोलेंगे सर मोलरिटी किसको बोलेंगे, ये स्ट्रेंथ हो गया सर, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोल दिया जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकंड वन, अगर मोलरिटी निकालना है, ध्यान सुनना, मोलरिटी निकालना है तो एक और तरीका होता है 10 टाइम्स परसेंटेज मास बाई मास सॉल्यूट का, 10 टाइम्स मास बाई मास सॉल्यूट का परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का एक रिलेशन इनके साथ भी होता है, परसेंटेज डेंसिटी के साथ निकालना चाहो इनके साथ निकल जाता है। तीसरा, अगर मैं देखूं मोलरिटी के बाद स्ट्रेंथ हो गया, मोलरिटी हो गया, और मोलरिटी के बीच का रिलेशन, तो मोलरिटी स्मॉल m इज नथिंग 1000 टाइम्स कैपिटल M मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये 3-4 रिलेशंस आप ध्यान रखिएगा जो मोलरिटी के अलग अलग लोगों के साथ होते हैं। मोलरिटी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसका जड़ बड़ा भाई नॉर्मेलिटी आता है। नॉर्मेलिटी हम यहां नहीं करेंगे, हम रेडॉक्स में करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि अरे सर नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, रेडॉक्स में मिलेगी। अभी मोल कॉन्सेप्ट में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि जहां वॉल्यूम टर्म आया टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। जहां वॉल्यूम टर्म आया सर याद रखिएगा, फॉर आयनिक कंपाउंड्स मोलरिटी को क्या नाम दे देते हैं, फॉर्मुलिटी बोल देते हैं। तो मोलरिटी से डरना नहीं, फॉर्मुलिटी से डरना नहीं, सीधा सीधा मोलरिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मुलिटी हो जाती है। सर यहां पर देखोगे तो अलग अलग केसेस आते हैं, जैसे एक केस आता है जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन किसको बोला जाएगा सर, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है। यहां पर m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका ग्राफ देखेंगे ऐसा ग्राफ बन जाएगा रेसिप्रोकल का। अगर मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग करने में देखेंगे तो यहां पर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v मिक्सचर, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ध्यान से देख लो, मोलरिटी के केस में ये सब चीजें आती हैं, मोलरिटी के केस में ये सब चीजें आती हैं। तो हम लोगों के पास टोटल मतलब जो एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से, अच्छा कुछ लोग एनसीईआरटी में कहीं टेम्परेचर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब पूछ रहे होंगे, तो भैया उसके लिए सॉरी, वो चीजें आप फिजिक्स में भी कर चुके होंगे, मुझे लगता है यूनिट डायमेंशन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब कैलकुलेशन। बेटा माइंड मैप सीरीज है तो यहां पर मेरी तरफ से देख लो, मैंने 4 टॉपिक्स का नाम लिया था, और वो चारों टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। होमवर्क में क्या है, PYQs करिए। आपको लगता है सबसे पहले नीट के PYQs करिए, सब कुछ रिवाइज करके एक बार प्रैक्टिस करके PYQs कर लीजिए। फिर अगर लगता है कि नहीं और टाइम है तो एनसीईआरटी आप जाके एक बार जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी में कुछ और ज्ञान मिले उसको। अब जैसे टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन है, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन, यूनिट डायमेंशंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो नीट 2025 के लिए पढ़ रहा है या नीट 2026 के लिए, उसने ऑलरेडी 11th या 12th में कुछ ना कुछ तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल कर लिया होगा, इसीलिए मैंने वो सब छोड़ दिया था। बट अगर आपको नहीं सर और डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जो मेजर चीजें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो मेजर कॉन्सेप्ट थे, जैसे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कैसे कैसे देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट करते हैं, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से
फोकस करिए, उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, विल्ड कॉन्सेप्ट, लास्ट में आके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिर से दोबारा आएंगे, पता है कहां पर? फिर से सॉल्यूशन चैप्टर में आएंगे। जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो वहां पर आपको फिर से ये सारे चैप्टर्स आएंगे। आई होप सो सबका ये माइंड मैप अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। आई होप सो सबने ये जितना भी मैंने कम टाइम में पूरा चैप्टर, जितना फास्ट किसी को लग सकता है बहुत फास्ट, ऑब्वियस है बेटा, माइंड मैप है तो थोड़ा फास्ट तो होगा ही। यहाँ पर सब कुछ रिवाइज कराने की कोशिश करी गई है, बट अगर कुछ भी छूटा हो या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आपको कैसा लगा, आपको कैसा रिवाइज हुआ, कितने टाइम में रिवाइज हुआ, आप बता सकते हैं। अगर आपका कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखूंगा। तो आप अपना जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे और सर कुछ सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप बता सकते हैं, मैं वहां मिल जाऊंगा आपको। तब तक के लिए हाँ मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की माइंड मैप सीरीज के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।